नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका दमदार गर्मागर्म खबरों में। संभल की जामा मस्जिद विवाद मामले में आज क्या अपडेट होने वाला है ये आपको बता दें। मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर लगभग 12 बजे सुनवाई होनी है। शाही जामा मस्जिद कमेटी ने संभल की जिला अदालत में हिंदू पक्ष की दाखिल अर्जी को चुनौती दी है। तो अर्जी पर सुनवाई न करने, कोई फैसला न देने और साथ ही हिंदुओं की तरफ से दाखिल की गई अर्जी को खारिज किए जाने की मांग की गई है। जिला अदालत में हिंदुओं की ओर से याचिकाएं दाखिल की गई थी इस मस्जिद के सर्वे को लेकर, और इसी अर्जी को खारिज करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है मुस्लिम कमेटी की ओर से, और उसी पर आज सुनवाई होनी है। 12 बजे के आसपास सुनवाई की शुरुआत होगी। शाही जामा मस्जिद कमेटी ने संभल की जिला अदालत में हिंदुओं की ओर से दाखिल की गई अर्जी को चुनौती दी है। और अगली खबर भी संभल से ही, जहां खग्गू सराय इलाके में 46 साल बाद जिस मंदिर के ताले को प्रशासन ने खुलवाया है, उस मंदिर के आसपास के मकानों में किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई। अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। जिन्होंने अवैध निर्माण किया है उन्हें प्रशासन के मुताबिक मंदिर के आसपास से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन ही कार्रवाई करेगा। सबसे चर्चित अयोध्या स्थित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से विधायक थे। अवधेश प्रसाद के अयोध्या से सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हुई। अयोध्या लोकसभा सीट जीतने के बाद एसपी ने दावा किया है कि वो अपनी इस सीट को भी उपचुनाव में बरकरार रखेगी। वहीं बीजेपी का पलटवार है कि हाल ही में हुए उपचुनावों की तरह ही मिल्कीपुर में भी बड़ी जीत बीजेपी को मिलेगी। टकराव की नीति है और जो तुष्टीकरण की नीति है उसको एक बार से जवाब देने का काम जनता ने बना लिया। सबसे चर्चित अयोध्या स्थित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मिल्कीपुर सीट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ 5 फरवरी को उपचुनाव की वोटिंग होगी। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इस चुनाव के लिए 10 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी। वहीं 17 जनवरी को नामांकन की आखिरी तारीख होगी। Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January, withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept. We are doing elections in by polls also in Milkipur in UP. यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद एक बार फिर से एसपी और बीजेपी में फाइट देखने को मिलेगी। मिल्कीपुर सीट पहले एसपी के पास थी और इस सीट से एसपी के अवधेश प्रसाद विधायक थे। उनके फैजाबाद से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई, जिसके बाद अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। एसपी ने इस सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक प्रत्याशी के नाम पर कोई फैसला नहीं हो सका है। मिल्कीपुर उपचुनाव पर अखिलेश यादव का कहना है कि कुंदरकी और मीरापुर उपचुनाव में वोटों की लूट हुई। सरकार ने पुलिस के जरिए वोटों की लूट की और अब मिल्कीपुर का दावा किया जा रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मिल्कीपुर उपचुनाव में बड़े अंतर से जीत दर्ज करने का दावा कर रहे हैं। कुंदरकी का जो वोट की लूट हुई, जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से वोट पड़वाए गए, जो वीडियो निकले, तस्वीरें आई, उससे आम जनमानस जान गया कि इन्होंने चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे हैं। और वही सरकार कह रही है कि अगर कुंदरकी जीत सकते हैं तो मीरापुर मिल्कीपुर क्यों नहीं। विधानसभा के उपचुनावों में लोगों ने उस भ्रम को निकाल फेंका है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 9 में से 7 सीटें बड़े अंतर से जीती है। और इस बार भी निश्चित रूप से जनता ये दिखा देगी कि आज की जो स्थिति है, समाजवादी पार्टी की जो विभाजनकारी और टकराव की नीति है और जो तुष्टीकरण की नीति है, उसको एक बार से जवाब देने का काम जनता ने बना लिया।
बीजेपी अपनी पूरी ताकत मिल्कीपुर में झोंक चुकी है। बीते 45 दिनों में सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के 15 दौरे कर मिल्कीपुर जीत की सियासी बिसात बिछा चुके हैं। अब 6 मंत्रियों को तैनात किया गया है। वहीं एसपी का कहना है कि सीएम योगी कितना भी दौरा कर लें, मिल्कीपुर की जनता ने मन बना लिया है। उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। जनता का आशीर्वाद, जनता का समर्थन, सर्व समाज का झुकाव भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव एक तरफा जीतेगी। हमारी भी और मेरे बेटे का और तमाम लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिठाइयाँ बंट रही हैं कि बहुत अच्छा है और अजीत भैया को और माननीय अखिलेश यादव जी को इतने वोट से यहाँ से जिता देंगे कि 27 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो चुनाव का जीत का रास्ता मिल्कीपुर से बनेगा। अयोध्या वाली सीट पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एसपी के अवधेश प्रसाद के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद अब मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। एसपी को हराकर बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि अयोध्या की जनता अब भी उनके साथ है और पार्टी की पकड़ जमीन पर कमजोर नहीं हुई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कानपुर में आज बीजेपी की महिला विधायकों का सम्मेलन होगा। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कानपुर के बिठूर में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सम्मेलन में यूपी और उत्तराखंड की महिला विधायक शामिल होंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इस सम्मेलन का हिस्सा होंगी। यूपी और उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष भी कार्यक्रम में मौजूद होंगे। एक देश एक चुनाव बिल की समीक्षा के लिए बने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी की आज पहली बैठक है। 39 सदस्यों वाली जेपीसी में कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी, मनीष तिवारी और सुखदेव भगत सिंह को शामिल किया गया। बीजेपी की तरफ से बड़े नामों में बांसुरी स्वराज, समित पात्रा और अनुराग सिंह ठाकुर हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस से कल्याण बैनर्जी का नाम है। इसके अलावा एसपी, डीएमके, टीडीपी के सांसद भी जेपीसी का हिस्सा हैं। इस समिति को अगले सत्र के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। बैठक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक साथ ही चुनाव कराने को लेकर प्रस्ताव पर चर्चा की जानी है, जिसमें बैठक में आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। इस दौरान लॉ मिनिस्ट्री इस बिल पर आज अपना प्रेजेंटेशन देगी। तीन नए आपराधिक कानूनों को लेकर गृह मंत्रालय में बैठक हुई और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूपी के सभी 7 कमिश्नरेट में 31 मार्च 2025 तक और पूरे प्रदेश में जल्द से जल्द नए आपराधिक कानूनों का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित हो जाए। शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में 1 से अधिक फॉरेंसिक मोबाइल वैन उपलब्ध हों। कुल 0 एफआईआर में से कितनी एफआईआर राज्यों को स्थानांतरित की गई, इसकी नियमित मॉनिटरिंग हो। उत्तर भारत समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर जब बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में तापमान बहुत नीचे हो गया है। इसी बीच शीतलहर और घने कोहरे ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। घने कोहरे के कारण यातायात सेवा बाधित हो रही है। कोहरे के कारण कई ट्रेनें लेट से चल रही हैं। हवाई सेवा पर भी इसका असर दिख रहा है। वहीं ठंड को देखते हुए यूपी में कई जिलों में 8वीं तक के स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया। माध्यमिक स्कूलों के वक्त में भी बदलाव किया गया है। अब स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे। चीन के बाद अब भारत में भी एचएमपीवी वायरस की एंट्री हो चुकी है। एचएमपीवी भारत में तेजी से फैल रहा है। अब तक 7 मामले देश में अलग अलग राज्यों में दर्ज किए गए हैं। भारत में एक ही दिन में सोमवार को 5 नए केस सामने आए, जिसके बाद हड़कंप मच गया।
मंगलवार को HMPV वायरस के 2 नए मामले सामने आ गए। महाराष्ट्र के नागपुर में 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं। नागपुर के एक अस्पताल में 2 बच्चों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। 3 जनवरी 2025 को कराए गए टेस्ट में 7 साल के बच्चे को और 13 साल की बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दोनों बच्चे खांसी और बुखार से पीड़ित हैं। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में एक बाघ अचानक ही हमलावर हो गया। सफारी पर आए सैलानी की तो जान पर बन आई और इसका एक वीडियो वायरल हुआ है जो आपको दिखाते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व में घूमने आए सैलानियों की जान उस वक्त खतरे में पड़ गई जब एक बाघ अचानक हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। जंगल के बीचों बीच एक जिप्सी खड़ी है जिसमें सैलानी वन्य जीवों को देखने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अचानक वहीं झाड़ियों में छिपा बाघ दहाड़ते हुए आया और ऐसा लगा कि अब वो जिप्सी में बैठे लोगों को नहीं छोड़ेगा। बाघ को अपनी तरफ आता देख सैलानियों का हलक सूख गया। सभी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। जान खतरे में थी, लेकिन तभी बाघ झपट्टा मारने के बाद अचानक पीछे हटा और वहां से वापस जाने लगा। वो झाड़ियों में जाकर छिप गया। जिप्सी में बैठे सभी लोगों की जान में जान आई। अगर बाघ हमला कर देता तो कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। खतरा अभी टला नहीं था क्योंकि बाघ ज्यादा दूरी पर नहीं था। इसके बाद जिप्सी में बैठे ड्राइवर ने तुरंत उसे स्टार्ट किया और वहां से चले जाने में ही भलाई समझी। जो बाघ हमला करने दौड़ रहा था उसका नाम था चार्जर। बताया जा रहा है कि चार्जर पहले भी कई बार हमले कर चुका है। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जंगल सफारी में सावधानी बेहद जरूरी है क्योंकि कब वन्य जीव उग्र हो जाए ये कोई नहीं बता सकता। वहीं बिजनौर के चांदपुर वन रेंज में इस तेंदुए का सफल रेस्क्यू किया गया है। तेंदुए की उम्र 1 से 1.5 साल के बीच बताई जा रही है। घटना वन रेंज के कराल मार्ग की है जहां कुछ लोगों को तेंदुआ दिखाई दिया। वो लोहे के नुकीले पंजे में फंसा था। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। तेंदुए को पकड़ने के लिए 10 लोगों की टीम आई। जाल का इस्तेमाल करते हुए उसे पकड़ा गया। बाद में पिंजरे में डालकर उसे सुरक्षित जगह ले जाया गया। वन विभाग ने इलाकों में किसानों को खेतों में काम करने के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा के साथ बिजनौर से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। छह दिन बाद प्रयागराज में भारत की संस्कृति, आध्यात्म और सनातन के अनंत युगों की जीवन यात्रा पर महामेला शुरू होने वाला है। आस्था के इस महामेले को लेकर किस तरह की राजनीति हो रही है, ये बात आप ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के कुछ नेताओं के बयानों से समझ सकते हैं। मौलाना कौसर हयात खान ने जहां महाकुंभ को लेकर भड़काऊ बयान दिया, तो वहीं मौलाना बरेलवी ने तो महाकुंभ मेले की जमीन को ही वक्फ बोर्ड की जमीन बता दिया, जिस पर अब साधु संतों ने कड़ा ऐतराज जताया। इस पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে সাহায্য করেন কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু গঙ্গাসাগরের দিকে ওরা তাকিয়েও দেখেন না। नाम अछूत हो जाएगा अगर ममता बनर्जी गंगा का नाम लेती है। प्रयागराज में शुरू होने जा रहा महाकुंभ सियासी बयानबाजी का अखाड़ा बनता जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर महाकुंभ के बहाने गंगा सागर से भेदभाव का बड़ा आरोप लगाया। ममता बनर्जी का कहना है कि एक ओर तो केंद्र सरकार जमकर महाकुंभ को प्रमोट कर रही है, दूसरी ओर गंगा सागर मेले से दूरी बनाई हुई है। কুম্ভ মেলায় হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে সাহায্য করেন কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু গঙ্গাসাগরের দিকে ওরা তাকিয়েও দেখেন না। কিন্তু গঙ্গাসাগরের একদিকে সুন্দরবন, সুন্দরিনী, একদিকে অরণ্য, একদিকে সমুদ্র, একদিকে মন্দির আর একদিকে পুণ্যার্থী, এই বিরাজমান জিনিস এটা সাগরের পাশে, মানে সাগরের মধ্যেই প্রায়। আর কুম্ভ মেলা যেটা হয়, 3টে নদীর একটা মিলনস্থল পাহাড় আছে, মানে একটা বদ্বীপ,
একটা শুকনো জায়গা আছে, মানে জাস্ট ল্যান্ড। मौलाना कौसर हयात ने तो यहाँ तक कह दिया कि पहले बाबरी मस्जिद काशी मथुरा की बात थी, अब उन्होंने संभल भी जोड़ दिया। ये सिलसिला पता नहीं कहाँ तक चलेगा। बहुसंख्यक आतंकवाद यह है कि बहुसंख्या के आधार पर इन्होंने सत्ता हासिल कर ली है देश की, और आज देश की सत्ता पे इनका कब्जा है। ये एक कदम जो अल्पसंख्यक हैं देश के, उनको मिटा देना चाहते हैं, उनको दबा देना चाहते हैं, उनको मिटा देना चाहते हैं, उनकी संस्कृति खत्म कर देना चाहते हैं, उनका मजहब खत्म कर देना चाहते हैं। ये उनके खिलाफ एक मुकम्मल एक साजिश चल रही है, प्लान्ड साजिश। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि सबसे बड़ा मेला हो रहा है, लेकिन कुछ लोग बौखला गए हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। कुछ लोग बौखला गए हैं। थोड़ा दूर करो। विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ में जो महाप्रयाग में लगा हुआ है, जहाँ 40 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक जनता देश विदेश की गोता लगाने वाली है। यहाँ जो एकता हुई है, उस एकता से जितने जिहादी टाइप के लोग हैं, विरोधी टाइप के लोग हैं, बौखला गए हैं। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।